जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर सफलता एक्सप्रेस में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि हिस्ट्री का कुछ बीपीएससी प्रीवियस ईयर है। ऐसे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग 7 बजे से लाइव भी आ सकते हैं तथा वीडियो देख भी सकते हैं। तो सीधे आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो कुछ लड़का पिछले जो वीडियो में था, कुछ हम क्रांति के बारे में पढ़ाए थे, जैसे 1857 की क्रांति। आप SKBSE चैनल पे पूरा देख सकते हैं, इसको पढ़ाया गया है। दूसरा किसान आंदोलन, उसके बाद इसमें कुछ आगे भी कहानी चली थी। उसके बाद हम लोग कुछ ऐतिहासिक काल के बारे में जो कुछ पूछा गया है क्वेश्चन सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक काल का क्वेश्चन सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 1857 क्रांति को बहुत ही डीपली तरीका से पढ़ाया गया है। कुछ बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, ये सबको पढ़ा दिया गया। इसलिए आप लोग जो सब नए हैं तो SKBSE चैनल पे आके इसे देख भी सकते हैं, ठीक। तथा जो भी समस्या होगा आप कमेंट कर सकते हैं और उसका आंसर यहाँ से आपको मिल सकता है। तो हम सीधे चलते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, जो हमारे लिए बहुत बेहद है, जो आने वाले एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है यहाँ हिस्ट्री बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे कुछ क्वेश्चन जो डेवलप होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो कुछ लड़का कमेंट में क्वेश्चन था कि वेद कै गो है। वेद की संख्या 4 गो है, पुराण 18 है और उपनिषद 108 है, ठीक। वेद कितना है? वेद 4 है, पुराण 18 है और उपनिषद 108 है। इसको आप ध्यान रखिएगा। वेद में ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। संगीतों का वेद सामवेद को कहते हैं और सबसे पुराना वेद जो हम लोगों का ऋग्वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना का प्रयोग किया गया था। पुराण 18 है और उपनिषद 108 है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, सारा कैलकुलेशन आपका दूर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग। इससे पहले 75 क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर का कर चुके हैं। 75 क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर का हम लोग कर चुके हैं। आपको इसको वीडियो में देख सकते हैं तथा जो भी समस्या होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। चलते कहां? क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? क्वेश्चन है आपसे। आप लोगों के पास फिर से बता दें कि आंसर देने के लिए ओनली 10 सेकंड का समय रहेगा, ठीक। 10 सेकंड में आप कमेंट के द्वारा आंसर दे सकते हैं, ठीक। आप यहाँ क्वेश्चन कह रहा है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था, अशोक ने किया था, हर्षवर्धन ने किया था, शिवाजी ने किया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? फटाफट से आंसर करिए। ठीक, इसका आंसर होगा अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक। अशोक मौर्य साम्राज्य के ही थे, ठीक। हर्षवर्धन आपको पता ही होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। किसने किया था? शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान में जो होता था 8 मंत्री होता था। शिवाजी के पास 8 मंत्री होते थे जो राजा के अनुसार चला करते थे। राजा के कहने के अनुसार वो अपना सारा कार्य करते थे। शिवाजी के राज प्रशासन के लिए जो भी मंत्री होती थी उसे अष्टप्रधान कहते थे, ठीक। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। इसलिए अष्टप्रधान जब भी पूछेगा तो आप शिवाजी मारिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसका विजय कह रहा है? दक्कन का विजय। किसका विजय? दक्कन का विजय। किसका विजय? दक्कन का विजय। तो किसने दक्कन का विजय प्राप्त किया था? फटाफट से आंसर करिए। किस राजा ने दक्कन का विजय प्राप्त किया था? उसका नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। दक्कन का विजय किसने प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त ने प्राप्त किया था, ठीक। मौर्य वंश के संस्थापक थे।
और आपको पता ही होगा, एक वंश के बारे में बताए थे, इसे प्रीतहंता वंश कहते हैं। वो कौन सा वंश था? इसे प्रीतहंता वंश कहते हैं। आप लोगों को कल बताए थे, कमेंट में बताइए फटाफट से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था। कह रहा है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था। कहां पे था? पश्चिम भारत पे था। ऐसा कौन सा अभिलेख है? आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो सारा अभिलेख को भी हम बताए हैं, आप अभिलेख पे आके इसको देख भी सकते हैं कि ऐसा कौन सा अभिलेख है, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त के पश्चिम भारत पे प्रभाव पड़ता है। फटाफट से आंसर करिए, ऐसा कौन सा अभिलेख है? या वो कलिंग अभिलेख है, या वो अशोक का गिरनार अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, अशोक का सोपरा अभिलेख है। तो मेरे भाइयों, ऐसा कौन सा अभिलेख है जो चंद्रगुप्त का प्रभाव करता है? ये आपका हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, आप कहीं भी टेस्ट देने जाइए, यदि आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर करके जाते हैं, आपको क्वेश्चन जरूर हल हो जाएगा। ठीक, कौन सा अभिलेख था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन सुनिएगा, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। क्या वह अफगानिस्तान था? क्या वह बिहार था? क्या वह श्रीलंका था? क्या वह श्रीलंका था? क्या वह कलिंग था? क्या वह कलिंग था? क्या वह कलिंग था? तो अफगानिस्तान, देखिए अशोक जो है, अशोक का जो संघमित्रा को, ठीक, यहां चलते हैं। कौन सा क्षेत्र अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। लेकिन श्रीलंका नहीं था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। आपको आगे ऑप्शन में दे देगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का टारगेट होता है 50 क्वेश्चन ओनली 25 मिनट में। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपको बौद्ध सभा के बारे में बताए थे, आपको बौद्ध सभा के बारे में बताए थे, पीछे भी चर्चा किए थे। बौद्ध का 4 संगीति हुआ था, बौद्ध का 4 संगीति हुआ था। ठीक, 4 हुआ था। 483 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, 255 और चतुर्थ बौद्ध संगीति एक में। इसका आप लोगों को एक ट्रिक भी बताए थे, राबे पाकू बराबर अकाक। तो क्वेश्चन कह रहा है, यहां क्वेश्चन कह रहा है अशोक के किस शिलालेख से, यहां क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी? तो आपको बताए थे कि 483 राजगिरी में जो हुआ था। राजगिरी प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंड लवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, अशोक के समय में हुआ था, काला अशोक के समय में हुआ था, अजात शत्रु के समय में हुआ था, तथा कनिष्क के समय में हुआ था। तो आप लोग यदि इस क्वेश्चन को जान गए हैं, इसका आंसर बताइए, इसका क्या होगा? फटाफट से आंसर बताइए, कौन सा ऐसा था अभिलेख? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको समझ गए होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा था? अशोक के शिलालेख में से तो बहुत भाषा था। ठीक, ब्राह्मी था, अरमाइक था, खरोष्टी था, प्रकृति था। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा था? क्या संस्कृत था, क्या प्राकृतिक था, क्या पाली था, या हिंदी था? यहां प्राकृतिक मिल रहा है, तो इसको प्राकृतिक को लॉक कर देंगे। पाली बौद्ध धर्म का भाषा था, बौद्ध ग्रंथों में इस पाली के द्वारा किया गया था। ठीक, शिलालेख। ठीक है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहते हैं? अभिलेखों का अध्ययन,
इसको एपिग्राफी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है? आज के बाद कभी मत भूलिएगा, हमको लगता है आज के बाद आप लोग कभी नहीं, ये मत भूलिएगा कौन सा लिपि किस तरीका से लिखा जाता है। सिर्फ आप दो चीज को याद रखिएगा, आर एल और एल आर। ठीक, इससे हम सारा कैलकुलेशन आपको दूर कर देंगे। यहां कह रहा है क्या? दाहिनी, दाहिनी मीन्स राइट, दाहिनी मीन्स राइट, राइट। ठीक, उसके बाद क्या करा? बायां, लेफ्ट, आर एल, आर एल, आर एल हो जाएगा आपका खरोष्टी लिपि। कैसे? हम आपको बताते हैं। देखिए लॉर्ड होता, जो भाषा लेफ्ट से राइट को ओर लिखते हैं उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। जो भाषा लेफ्ट से राइट को ओर लिखते हैं उसे ब्राह्मी कहते हैं। जो राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं उसे खरोष्टी कहते हैं। ठीक, जो भाषा राइट लेफ्ट, देखिए एल आर मतलब लॉर्ड को आप लोग जानते होंगे, लॉर्ड मीन्स क्या होता है? ईश्वर। ठीक, लॉर्ड मीन्स ईश्वर, तो ब्रह्मा जी ईश्वर थे ना। यहाँ आर एल कोई नहीं बनता है तो खरोष्टी लिपि में हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, राबे पाकुआ काक का मतलब फिर से बताइए। राबे पाकुआ काक का मतलब होता है, प्रथम बोध संगीति राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अकाक का मतलब होता है, पहला जो हुआ था अशोक के समय में, दूसरा काला अशोक के समय में, तीसरा अजातशत्रु के समय में, चौथा कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो गया था, जिसका नाम था हीनयान और महायान, जिसका नाम था हीनयान और महायान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? अशोक जो धर्म दिए थे उसमें मूल संदेश क्या था? उसका मूल संदेश क्या था? क्या राजा के प्रति वफादारी था, या शांति की एवं अहिंसा था, बड़ों का सम्मान करना था, धार्मिक एवं सहनशीलता था, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? आप लोग जो आंसर बताइएगा फटाफट से बताइए। आज हमारे साथ बहुत सारे लड़के सब, पुष्पेंद्र जी हैं, चंदन भैया हैं, राजा भैया हैं, इस सबको थैंक्स। चलते हम क्वेश्चन की ओर सीधा, कि क्वेश्चन कह रहा है अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? ठीक, तो आपको पता ही होगा कि बीपीएससी कभी कभी स्टार हच जीरो भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, धर्म का मतलब इनमें से कोई नहीं था। वो राजा के प्रति वफादारी नहीं था, शांति एवं अहिंसा नहीं था, बड़ों का सम्मान करना नहीं था, धार्मिक सहनशीलता नहीं था। लेकिन था क्या? आखिर था क्या? तो हम आपको बताते हैं आखिर था क्या। अशोक के धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता था और बताता था कि बहुकायने में सच्चे मन से जो भी श्रद्धा की जाती है वो भगवान के प्रति की जाती है। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सदा सत्य बोलना। कम पाप करना, सदा सत्य बोलना, दया करना, ये सब किस किस उद्देश्य में था? तो अशोक के धर्म में था। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वैसा कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था? क्या वह मास्की का लघु स्तंभ था, या रोमेंदई का स्तंभ था, या क्वीन का स्तंभ था, या भाबरू स्तंभ था? ठीक, फटाफट से आंसर करिए, क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा आंसर इसका? भाबरू स्तंभ में। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था। कहां का सम्राट बताया था? कहां का सम्राट बताया था? मगध का सम्राट बताया था। कहां का? मगध का सम्राट बताया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? क्या वह चक्रवर्ती कहलाते थे, क्या वह प्रियदर्शी, या धर्मदेव, या धर्मकीर्ति? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट से आंसर दीजिए। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। अशोक प्रियदर्शी, आप लोग नाम सुने होंगे, अशोक
प्रियदर्शी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक प्रियदर्शी। अशोक को किस नाम से जानते थे? प्रियदर्शी से। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र देव प्रिय या देवताओं के प्रिय अथवा देखने में सुंदर, ये जो मतलब देखने में सुंदर होता था, इसको देव प्रिय भी कहते थे। इसको देव प्रिय या प्रियदर्शी या प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। ठीक, जिस तरीका से बिरसा मुंडा भगवान का सबसे करीबी जाना जाता था, उसी प्रकार से अशोक भी अपने आप को भगवान का प्रिय कहते थे और इसे प्रियदर्शी माना जाता था। और अशोक को जो है पुराण में जो है, अशोक को पुराण में क्या कहा गया है? आप लोग से क्वेश्चन है, अशोक को पुराण में क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को पुराण में क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। ध्यान रखिएगा, आप लोग को यहाँ समस्या दूर हो गया होगा। शिलालेख में उसे क्या कहा गया है? तो देवप्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है। और पुराण में इसे क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहां चलते हैं? अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? पहले आप ये समझ लीजिए, कौटिल्य का दो अन्य नाम था। कौटिल्य का दो अन्य नाम था, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य का अन्य दो नाम था। कहते कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पे? फटाफट से आंसर करिए, किस पे डाला गया है? फटाफट से आंसर करिए। क्या वह आर्थिक जीवन पर डाला गया या राजनीतिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर? कौन सा जीवन पर? राजनीतिक जीवन पर डाला गया है। कौन सा जीवन पर? राजनीतिक जीवन पर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इससे इसकी मतलब कौटिल्य का तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से भी की जाती है। कौटिल्य का तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से भी की जाती है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अशोक का जो था कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? वो राजनीतिक नीतियां को आपने लिखा था उसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? किस विषय पर आधारित था? इससे पहले वाला क्वेश्चन आप देखे होंगे, वो राजनीतिक नीतियां पे था। सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीका से बीपीएससी क्या पूछा है? देखिए, पूछा है कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? क्या वह आर्थिक संबंध पर आधारित था, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित था, विदेश नीति या धन संचय या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? फटाफट से आंसर करिए, मतलब ये किस पे आधारित था? ठीक, करा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो क्या वह आर्थिक संबंध में था? तो यहां कुछ लगता है कि शासन के कला सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित था, कुछ विदेश नीति भी था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बीपीएससी किसके साथ जाता है? ई के साथ जाता है। सॉरी, किसके साथ जाता है? ई के साथ जाता है। किसके साथ? ई के साथ। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से अधिक ही होगा। शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास तो था ही, कुछ विदेश नीतियां भी था। चलते अगले क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेगास्थनीज ने यहां होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित की थी? क्या वह 4 श्रेणी में किया था या 5 श्रेणी में, 6 श्रेणी में, 7 श्रेणी में? मेगास्थनीज ने कितने संप्रदाय में, कितने कितने श्रेणी में समाज को विभाजित किया था? कितने में किया था? कितना में? फटाफट से आंसर दीजिए, कितना में किया था? फटाफट से आंसर दीजिए, कितना में किया था? कितना में किया था? फटाफट से आंसर दीजिए, कितना में किया था?
निरीक्षक सभासद। कह रहा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणी में। कितना श्रेणी में? 7। आपको ऑप्शन कैसे देगा? 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा मेगास्थनीज के अनुसार इसमें कौन सा श्रेणियों में विभाजित नहीं किया गया था? तो पहला दार्शनिक में किया, दूसरा कृषक में किया, तीसरा पशुपालक में किया, चौथा कारीगर में किया, पांचवा योद्धा में किया, छठा निरीक्षक में किया और सातवां सभासद के रूप में किया। तो आप यदि 7वां ऑप्शन को याद रखते हैं तब आपको 1 नंबर बन सकता है आसानी से। ऐसे आप आसान मत समझिए कि बीपीएससी आपसे पूछेगा कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित की थी, आप मार दीजिएगा 7। अब बीपीएससी भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चाहता है, पूछेगा आपको मेगास्थनीज के बारे में ही पूछेगा क्वेश्चन आपका यही, लेकिन आपको 4 ऑप्शन यही इसी में से 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन नहीं था। अब आप चुनिए, आपको 7 में से किसी के बारे में पता ही नहीं है, सारे चीज भूल गए हैं, तो आपका आंसर चल जाएगा 1 नंबर। आप बोलेगा 7 श्रेणी तो हम जानते थे लेकिन आंसर नहीं हुआ। तो फिर से देखते हैं इसका, फिर से देखते हैं। पहला था दार्शनिक, दूसरा था कृषक, तीसरा था पशुपालक, चौथा था कारीगर, पांचवा था योद्धा, छठा था निरीक्षक, सातवां था सभासद। सातवां था सभासद। चलते अगले क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत? एक बार जिसको छापना है छाप भी सकते हैं, फटाफट से छापिए। लेकिन अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहां किया गया है? कह रहा है मतलब मौर्य साम्राज्य को जो 7 वर्गों में विभाजित किया था, कितना वर्गों में? 7 वर्गों में जो विभाजित किया था, इसका विशेष रूप से उल्लेख कहां किया गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराण में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। यही लग रहा आंसर आपका आ गया। किसमें किया गया है? मेगास्थनीज के पुस्तक जो इंडिका था उसमें मौर्य साम्राज्य ने 7 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 7 भागों में श्रेणी का उल्लेख किया था, जो अब बताए थे आपको। पुराण कितना है मेरे दोस्त? पुराण 18 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी थी? पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी, यह एक अननोन पुस्तक था। यह कैसा पुस्तक था? अननोन पुस्तक था। कैसा पुस्तक था? अननोन पुस्तक था। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी एक ग्रीक रोमन पेरिपल्स है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों को नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसे अननोन था और नाम आदमी था, मतलब कोई नाम नहीं पता है इसका, कहां का था? नाविक ने लिखा था इसको। इस पुस्तक का नाम क्या था? इस पुस्तक का नाम क्या था? पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा था? टेसियस, फिल्ली, टॉलमी, स्ट्रोबो, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो मेरे भाई, तो पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक जो था नाविक के द्वारा लिखा गया था। एक अनाम व्यक्ति था, अननोन मैन। इसका नाम किसी को पता नहीं है, इसलिए बीपीएससी इससे मजाक करते रहता है आप लोगों के साथ। इसका आपको पता होगा कि पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा है, तो आप बोल दीजिए टेसियस, फिल्ली, टॉलमी, स्ट्रोबो, यही में से कोई लिखा था, लेकिन अननोन व्यक्ति था वो, इसलिए आंसर ई के साथ जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। करा ऐसा कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? या दिव्य वदान है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, या अशोक का शिलालेख है? फटाफट से आंसर करिए। ठीक, फटाफट से आंसर करिए। तो यहां अभी पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त का ही राजधानी था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? इंडिका। इंडिका किसने लिखा है? फटाफट से कमेंट करिए, इंडिका पुस्तक के लेखक। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। फटाफट से आंसर बताइए, किसने बनाया था इसको अपनी राजधानी? अभी तुरंत बताए थे आपको। बहुत अच्छा, बहुत का आंसर आ रहा है यहाँ। क्या होगा? चंद्रगुप्त ने। पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया था, गंगा प्लस सोन नदी के किनारे था।
एक बात आप लोगों को पता है कि राजधानी जो होता है वो आखिर नदी के किनारे ही क्यों बनाया जाता है? आप लोगों को एक चीज पता होगा मेरे दोस्त कि राजधानी को नदी के किनारे क्यों बनाते हैं। ठीक, आज हमारे चंदन भैया आए हुए हैं, उसका मस्ट वेलकम है SKBSE चैनल पे। आपको कैसा लग रहा है? आप अपने अनुभव को शेयर करिएगा। आपके लिए हमको लगता है कि जो जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं भैया, उसके लिए सब बहुत बेनिफिट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही तय करता है आपका क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर को देखना बहुत जरूरी है। हमारे कमेंट सेशन तो ऐसे भरे रहते हैं, आज भी बहुत सारे लड़के हैं, तो हम सारा से अपना राय जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। हम कभी कभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर के बारे में जानते ही नहीं क्या होता है। हमें तो सिर्फ इतना पता है यदि आपके लिए बेहद जरूरी होगा तो आप उनको जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी? तो गंगा और सोन नदी किनारे, गंगा और सोन नदी किनारे, गंगा और सोन नदी किनारे जो पाटलिपुत्र। दोस्त मेरे एक बात आपको बताते हैं कि राजधानी जो था आखिर नदी के किनारे क्यों बनाते थे? उसको व्यापार करने में, उसको व्यापार करने में, उसको व्यापार करने में, उसको व्यापार करने में आसानी होती थी, उसको व्यापार करने में आसानी होती थी। नदी के द्वारा तथा सड़क के द्वारा, मार्ग के द्वारा नदियां बहुत ज्यादा सहायता करती थी। बड़ा बड़ा जहाज जो था, पानी का जहाज, इस सबको पानी का जहाज जो बड़ा बड़ा होता था, इस सबको हम आसानी से माल ढो के एक जगह से दूसरे जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य को लाते थे। इसलिए इसलिए हम लोग नदी के किनारे ही अपना राज्य को स्थापित करते थे। आपसे अभी भी देखा जाएगा। ठीक है सर, हिल गया था, ठीक है ना। बड़ा बड़ा मालवाहक पोत जो होता था, मालवाहक पोत जो होता था, नदी के किनारे लाने में, एक नदी से दूसरे स्थान तक लाने में आसानी होती थी। इसलिए राजधानी को हम लोग कहां बनाते थे? नदी के किनारे। अभी भी आपको पूछेगा गंगा किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है? कानपुर। दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है? अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? जरा बड़ा बड़ा शहर जो देखते हैं आप, वो नदी किनारे क्यों बसा होता है? यही सब कारण था। अगले क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जारी किया है? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन क्या है? व्यापक पैमाने पर मतलब बहुत ज्यादा। ठीक, ऐसे तो स्वर्ण मुद्रा बहुत सारे शासक ने जारी किया था, स्वर्ण मुद्रा बहुत सारे शासक ने जारी किया था, लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि किसने व्यापक तरीके से जारी किया था? किसने व्यापक तरीके से जारी किया था? ठीक, या पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, बीमा कडफिसेस, या कुजुल कडफिसेस होना चाहिए था। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुडुल कडफिसेस, जो व्यापक पैमाने पर जारी किया था। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कोई दिक्कत? चलते अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली है? कुषाण समय में, गुप्त समय में, अकबर के समय में, मौर्य के समय में। कह रहा है कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली है। किस समय में फली फूली है? फटाफट से आंसर करिए, किस समय में फली फूली है? ठीक है, बहुत का आंसर आ रहा है कुषाण समय में। बहुत अच्छा, किसके समय में? कुषाण के समय में। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली है, किसके समय में? कुषाण के समय में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम एक क्वेश्चन पे 25 से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। 15 सेकंड आपको आंसर के लिए और 15 सेकंड मतलब डिस्क्रिप्शन के लिए, जो उसका डिक्लेरेशन हम आपको देते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? आपको बताए थे मेरे दोस्त कि बौद्ध संगीति, चौथा बौद्ध संगीति तो हुआ था कनिष्क के समय में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ओह क्या कर रहा है यहाँ पे, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किया था?
कुंडलवन कश्मीर में जो किया था। बहुत अच्छा, आपको पता ही है कुंडलवन कश्मीर में जो हुआ था, चतुर्थ बोध संगीति किसके शासनकाल में? तो अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, काला अशोक। आंसर हम बता भी दिए हैं, तब पर भी आप लोग बताइए फटाफट से, किसके समय में? बहुत अच्छा, कनिष्क के समय में। इसी के समय में मेरे दोस्त बौद्ध धर्म दो भाग में डिवाइड हो गया था। चलते आगे क्वेश्चन पर। करा शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज किया? क्या वो सातवाहन था, कुषाण था, कण्व था, गुप्त था? शुंग के बाद क्यों कौन आया? फटाफट से आंसर करिए। शुंग के बाद कण्व आया, शुंग के बाद कण्व आया, शुंग के बाद कण्व आया। कौन सा आया? कण्व वंश। इसको ऐसे लिखिए। ओ यहाँ तो पोस्ट में लिखा ही है, ठीक। हाँ, टाइपिंग थोड़ा थोड़ा मिस हो जाता है इसलिए। तो शुंग के बाद कौन सा वंश आया? कण्व वंश आया। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? कौन सा अभिलेख से राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है? फटाफट से आंसर करिए। कौन सा अभिलेख से राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है? फटाफट से आंसर करिए। क्या वो गिरनार अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख था, हाथी गुफा अभिलेख था, सारनाथ अभिलेख था? फटाफट से आंसर करिए। हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग राजा खारवेल का नाम जुटा हुआ है, कलिंग राजा खारवेल का नाम जुटा हुआ है। चलते अगले क्वेश्चन पर। बहुत का आंसर आ रहा है, ठीक। हम अभी कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, कमेंट पढ़ेंगे तो आपको फिर से हम डिस्क्रिप्ट करेंगे, कोई बात नहीं। चलते अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? मेरे दोस्त एक दिन आपको और भी कहानी बताए थे, और आज हम फिर आपको एक कहानी बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। कहता है समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना। कौन बना? रामगुप्त उसका शासक बना। लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। देखिए हम कहानी क्या बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। रामगुप्त जो था इसका भाई था, चंद्रगुप्त का भाई का नाम था रामगुप्त, ठीक है। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव देवी, जिसका नाम था ध्रुव देवी, ठीक। और शकों से पर्याप्त तरीका से रामगुप्त नहीं जीत पाया, शकों से पर्याप्त तरीका से रामगुप्त नहीं जीत पाया। रामगुप्त जब नहीं जीत पाया तो उन्होंने शकों को अपनी पत्नी को देने की वादा की कर लिया, ठीक है। और शकों ने यह डिमांड कर दिया कि मुझे आपकी पत्नी चाहिए, ध्रुव देवी। इसी क्रोध में आके चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी, रामगुप्त की जो हत्या किया गया था, और इसकी पत्नी से इन्होंने क्या कर ली? शादी कर लिया। आप बताइए, क्या एक राजा आपके भाई हो, आप उस राज्य के राजा हो, आपके साथ ऐसा किया जाए, आपकी पत्नी आपसे ले लिया जाए, क्या आप ऐसा करने दीजिएगा? नहीं। तो चंद्रगुप्त जो काम किया, अपने भाभी से शादी कर ली, कैसा काम किया? आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइए, क्या ये चंद्रगुप्त ने सही किया या रामगुप्त सही कर रहे थे अपने पत्नी को देकर? और शादी करके चंद्रगुप्त ने जो ध्रुव देवी से शादी कर लिया, शकों को दौड़ा के बाहर भी निकाल दिया अपने राज्य से, ठीक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत? कर रहा है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगर का क्रमिक का मतलब आप लोगों को पता होगा दोस्त, जो क्रम से एक के बाद एक, मतलब क्रमिक। तो कह रहा नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? क्या वो गुप्त काल की थी, या प्रतिहार युग की थी, राष्ट्रकूट युग की थी, सातवाहन युग की थी? फटाफट से आंसर करिए, वो किस युग की थी? जो नगरों की मतलब क्रमिक पतन होता जा रहा था, वो किस युग की थी? तो गुप्त काल का था। बहुत का आंसर आ रहा है गुप्त काल। थैंक्स सभी को। गुप्त काल में जो नगर का जो पतन हो रहा था, वो क्रमिक तरीका से होते गया, ठीक। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो गुप्त काल में ऐसा कौन सा बंदरगाह था जिसका हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते थे?
ऐसा कौन सा बंदरगाह था जिसका बहुत ज्यादा उपयोग करते थे उत्तर भारत में? ठीक, पहला ऑप्शन है आपका कल्याण, ताम्रलिपि, भरोच, केम्बे। तो सबसे ज्यादा व्यापार जो करता था गुप्त, वो ताम्रलिपि बंदरगाह से करता था। कहां से करता था? ताम्रलिपि बंदरगाह से। लेकिन भरोच से भी करते थे, भरोच से भी करते थे। इसलिए इसका आंसर हम किसके साथ जाएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका ई के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ई के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे ई के साथ? क्यों जाएंगे के साथ? क्योंकि दो क्वेश्चन है। गुप्त काल में बंगाल में ताम्र लिपि एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमित्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था उसका नाम क्या था? भरूच, जहां से पश्चिम देशों के साथ मतलब व्यापार करते थे। इसलिए यहां देखिए एक से अधिक आंसर आ रहा है। ठीक, इसलिए इसका आंसर हम किसके साथ जाएंगे? ई के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, किस शासक किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किस शासक या किस वंश ने, किस शासक या किस वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किसको किसको? या तो मंदिर के लिए या तो ब्राह्मण के लिए। तो कौन दिया था? क्या वो गुप्त वंश दिया था, पाल वंश दिया था, राष्ट्रकूट वंश दिया था, या प्रतिहार वंश दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? गुप्त वंश ने दिया था। बहुत अच्छा, किसने दिया था? गुप्त वंश ने दिया था। सबसे ज्यादा मंदिर ब्राह्मण को और मंदिरों को जो भूमि दान में दिया था वो गुप्त वंश था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आप लोग हमें ऑप्शन क्या हो, कमेंट में बताइए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त युग में भूमि का राजस्व दर क्या था? जो गुप्त युग था उसमें भूमि का राजस्व दर क्या था? या क्या 1/4 था, 1/6 था, उपज का 1/8 था, ठीक, या उपज का आधा था? तो मेरे ख्याल से जहां तक है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व दर कितना था? उपज का 1/6 भाग था। जितना आप भूमि उपजाए, मतलब यदि आप 100 केजी अनाज को उपजाए तो आपसे 1/6 भाग भूमि आपसे 1/6 भाग जो आपका फसल था वो ले लिया जाता था। ठीक, कोई दिक्कत? चलते अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी अत्यधिक देन है? भागवत संप्रदाय का जो विकास हुआ उसमें किसका अत्यधिक देन है? जल्दी से बताइए। क्या वो पार्थियन का था, हिंदू यूनानी लोक का था, कुषाण का था, या गुप्त का था? किसका था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त का था। किसका था? गुप्त का था। किसका था? गुप्त का था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? कह रहा है कि इसमें किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता था? क्या वह आर्यभट्ट ने किया था, क्या वह भास्कर ने किया था, या ब्रह्मगुप्त, या बारामीर? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। फटाफट से आंसर करिए, किसने कहा था? फटाफट से आंसर करिए। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। कौन सा? आर्यभट्ट। यहां लिखिए आर्यभट्ट। कोई दिक्कत? चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? या क्या वो सुश्रुत थे, या सोमिला थे, शूद्रक थे, सोनक थे? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? फटाफट से आंसर करिए, कौन थे? फटाफट से आंसर करिए।
उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सुश्रुत, सोमिला, शूद्रक और शोनक। थोड़ा सा सुन लीजिए कहानी को, हम आपको बताते हैं। सुश्रुत शल्य क्रिया का जनक कहा जाता था। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता था। किसको? शल्य क्रिया का जनक कहा जाता था। किसको? शल्य क्रिया का जनक कहा जाता था सुश्रुत को। ठीक है। और सोमिला को क्या कहा जाता था? सुश्रुत जो था वो काशी के रहने वाले था। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता था। शोनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्य थे। ठीक, इनमें से एक से अधिक आंसर होना चाहिए क्योंकि सबका कुछ ना कुछ गुप्त काल में महत्वपूर्ण भूमिका रहा। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन पर। आंसर नंबर ई कह रहा है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने, राजवर्धन ने, आदित्य वर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। बहुत बढ़िया, चंदन भैया का आंसर आए हैं। क्या होगा? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। कह वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति राजवर्धन, पुष्यभूति वर्धन ने। किसने? पुष्यभूति वर्धन ने। चलते अगले क्वेश्चन पर। करा चीनी यात्री हुएनसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए थे? क्या वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, मगध था, नालंदा था? ये चारों विश्वविद्यालय कहाँ है? फटाफट से आंसर करिए। ये चारों विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत में है। तक्षशिला तो वर्तमान पाकिस्तान में चले गया है। ठीक, तो कहाँ आए थे? हुएनसोंग जो आया था भारत, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तथा वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। तथा वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है हुएनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? क्या वह बनारसी था, क्या मथुरा था, या पाटलिपुत्र था, या कांची था? सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए मतलब कौन सा शहर जाना जाता था? कौन सा शहर? तो मथुरा को जानते थे सूती वस्त्र के। जब हुएनसोंग भारत आए थे तो सूती वस्त्र के लिए मथुरा बहुत ही प्रचलित शहर था। चलते अगले क्वेश्चन पर। हम ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, आपको रिवीजन के बेस से करवाया जा रहा है क्योंकि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन और 25 मिनट में 50 क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है कवि बाण निवासी थे। कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? क्या वह पाटलिपुत्र का था, थानेसर का था, भोजपुर का था? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट से आंसर करिए कि कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र का। कहां का था? पाटलिपुत्र का। कहां का था? पाटलिपुत्र का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? इससे पहले वाले किसी टेस्ट में इस क्वेश्चन को हम देखे थे कि इत्सिंग ने कब बिहार की यात्रा की थी? कब बिहार की यात्रा की थी? क्या वो 405 में, 635 में, 637 में? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, यहाँ एक और ऑप्शन आपको देते हैं ई नंबर में आपको एक और ऑप्शन देते हैं हम। इस ऑप्शन का नाम है 671 या 672। 671 एंड 672। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा इत्सिंग जो बिहार आया था ई नंबर में 671 और 672 ईस्वी में बिहार की यात्रा किया था। 671 और 672 ईस्वी में बिहार की यात्रा किया था। जब वो ये युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसके पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था। ठीक है, वो जो आया था इत्सिंग अपने साथ 37 बौद्ध सहयोगी को भी लाया था। 37 करा क्वेश्चन कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान आपको बताए थे हुएनसोंग किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। तो बचा एक चंद्रगुप्त। अब एक ही बचा आपके पास, कौन? चंद्रगुप्त। मार दीजिएगा सर्च से आंसर। यहाँ 1 और 2 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन आप आंसर मार दीजिएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त,
इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए। आप लोग को सबको पता होगा फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये तो सबको पता होगा। इसको ध्वस्त करने वाला व्यक्ति का नाम भी पता होगा, बख्तियार खिलजी। कौन ध्वस्त किए थे? बख्तियार खिलजी। इसका संस्थापक कौन था नालंदा विश्वविद्यालय का? कुमार गुप्ता। कौन था? कुमार गुप्ता। कौन था? है कहीं कुमार गुप्ता ऑप्शन में? हाँ। इसको ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। कहीं आप लोगों को बख्तियार खिलजी मिले तो इस चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, उनसे मिलना भी चाहता है बहुत सारा स्टूडेंट। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बख्तियार खिलजी से मिलके ये तो पता चलेगा कि भाई तुमको बौद्ध धर्म से क्या समस्या, नहीं नालंदा विश्वविद्यालय से क्या समस्या था, या कुतुबुद्दीन ऐबक तुमको सोना दिया या चांदी इसको मतलब ध्वस्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। कह रहा है एक लेख है जिसका नाम है ताम्रपत्र लेख। क्या नाम है? ताम्रपत्र लेख। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, अभी म्यांमार बोलते हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा या सुमात्रा। फटाफट से आंसर करिए, तीक्ष्ण समय में आंसर करिए। कहां से? थाईलैंड से। कहां से? थाईलैंड से। ताम्रपत्र में जो लेख में दर्शाया गया था बिहार का राजा का संपर्क कहां से था? थाईलैंड से था। अभी बिहार का संपर्क जो बगल का उत्तर प्रदेश से भी ठीक से नहीं हो रहा, क्योंकि बिहार में सरकार अच्छा है। आप लोग को पता है ऐसा सरकार है कि युवाओं का पूरा रोजगार ही रोजगार है बिहार में, कहीं कमी नहीं है। तो कहां से हम लोगों का बिहार का संपर्क कहां से था? अभी थाईलैंड से था। उस समय में ताम्रपत्र लेख में दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार का राजा का संपर्क थाईलैंड से था, लेकिन अभी बिहार का संपर्क पड़ोसी राज्य से भी नहीं है, क्योंकि सरकार ही ऐसा है कि जो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ एक कानून बना था, तो छोटा सा बताते हैं, दल बदल कानून, ठीक है। 10वीं संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था इसको, 1952 के द्वारा, ठीक। 10वीं संविधान 1952 में उन्होंने बताया था कि दल बदल, ठीक। कैसा कानून था ये? दल बदल। तो यहाँ जो भी व्यक्ति आता है दल को क्या करता है? बदल लेता है। बदलने के बाद जो होता है उसका कहानी खत्म। अब सरकार किसका है? नहीं है, समस्या अब जनता को है, ठीक। इस दल बदल से मुक्ति पाने के लिए, इस दल बदल से मुक्ति पाने के लिए आप लोग को एकजुट होकर अपना मत का सही इस्तेमाल करना होगा, तब जाके सरकार और बिहार का विकास होगा। सरकार का तो घर घर विकास है, लेकिन बिहार का विकास आप पटना में आके देख सकते हैं और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करा स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से पंचांग गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। क्या करा? 5 गांव दान में देने के लिए देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। ऐसा कौन सा मतलब राजा था? ऐसा कौन सा राजा था जो 5 गांव दान में देने के लिए मतलब उससे रिक्वेस्ट किया था? उसका नाम था बालपुत्र देव। बीपीएससी में 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? उसका नाम था बालपुत्र देव, ठीक। यहां होगा बालपुत्र देव, ठीक। बालपुत्र देव, बालपुत्र देव, बालपुत्र देव, बालपुत्र देव। ध्यान रखिएगा, रिपीट पढ़ने का एक ही तरीका है, RRR को आप रिकॉग्निशन करके रखिए, सारा क्वेश्चन याद रहेगा। RRR को रिकॉग्निशन करके रखिए, रिपीट, रिवाइज एंड रेगुलर। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? वाह,
मन तो करता है इसके बारे में दो चार घंटा अच्छा से बोले, ठीक, लेकिन अभी हम डिस्कशन तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल। भाई तो शकल से लग रहा है, आप लोग आंसर बता दीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। वो बख्तियार खिलजी कौन था? तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था। कौन सा? तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था। कौन था? तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। भाई इसका कहानी अजीबोगरीब है, आपको इसके बारे में पता नहीं है, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। मेरे भाई, इन्होंने बौद्ध को जड़ से उखाड़ने के लिए यह काम किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि खजुराहो के मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो के मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो किस वंश से था? चंदेल, गुर्जर, प्रतिहार, चहमान होगा, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है, चौहान होगा। बहुत अच्छा, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, चौहान वंश होता है, ठीक। आगे है परमार, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन? चंदेल, गुज्जर प्रतिहार या चौहान या परमार? कौन सा था? फटाफट से आंसर करिए। चंदेल वंश था। कौन था? चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा के समय 950 और 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। यह मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर, यह मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे सबसे प्रतिभाशाली और सबसे चर्चित था, प्रसिद्ध था, सबसे प्रसिद्ध था और सर्वोत्तम था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल के द्वारा। चलते अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र के संस्थापक कौन थे? देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। लगता है इसमें प्रिंट करने वाला अपना नाम भी जोड़ दिया है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? भाई क्वेश्चन को तो हम पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, ठीक। कदम, चेर, चोल, पांड, ठीक। कदम, चोर, चेल, पांड। आप लोग आंसर बताइए फटाफट से। किसका? फटाफट से, किसका उल्लेख नहीं हुआ है? ठीक, तो चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड का हुआ है, कदम का नहीं हुआ है। आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे लास्ट में, ठीक। आप लोग कंफ्यूजन में फंस गए होंगे लास्ट में आके कि पांड होगा। नहीं, किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो कदम का उल्लेख नहीं हुआ है, कदम का उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरेयूर, याद रखिएगा, उरेयूर किस लिए विख्यात था? उरेयूर किस लिए विख्यात था? मसालों की व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास की व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। उरेयूर, ये तमिलनाडु में उरेयूर था और कपास व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। किसका? कपास व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। चलते हैं, हमारे पास अभी 10 क्वेश्चन है, बहुत कम समय में खींच देंगे इसको। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? अश्वघोष, विशाखा दत्त, कालिदास या भास? मुद्रा राक्षस के लेखक, मुद्रा राक्षस के लेखक फटाफट से बताइए। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। कौन थे? विशाखा दत्त। मौर्य इतिहास में ये चंद्रगुप्त मौर्य पे प्रकाश डालता है, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो लिखा गया है मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य पे प्रकाश डालता है, चंद्रगुप्त मौर्य पे प्रकाश डालता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको विशाखा दत्त ने लिखे थे। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कलहन, बिलहन, जयनायक, चंद्र दरवई। कौन था पृथ्वीराज रासो के लेखक? फटाफट से आंसर करिए। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? ठीक है,
पृथ्वीराज अशोक के लेखक चंद्रबरदई था, जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। कोई दिक्कत? चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वप्नवास दत्त के लेखक कौन है? स्वप्नवास दत्त के लेखक कौन है? स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? ठीक, वास दत्त होना चाहिए यहाँ। कालिदास, भास, भभूति, राजशेखर। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। ठीक है, इसका आंसर भास होगा, इसका आंसर भास होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट, चंद्रवही, हरिसेन, कालिदास। कुमार संभव, फटाफट से आंसर करिए। कुमार संभव, कालिदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छोटा क्वेश्चन है, समय कम लेंगे। ठीक, चंद्रवही पृथ्वीराज अशोक के लेखक, हरिसेन जो है बाणभट्ट, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृताजुर्नियम के लेखक कौन है? कृताजुर्नियम, भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भरावी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कृताजुर्नियम के लेखक फटाफट से बताइए। कृताजुर्नियम के लेखक भरावी। बहुत अच्छा, कौन? भरावी। कृताजुर्नियम के लेखक भरावी। ठीक है, इस पुस्तक जो कृताजुर्नियम को लिया गया कहां से? महाभारत से लिया गया। इसमें महाभारत का नाटक को ऐड कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। उस स्रोत का नाम बताए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक, उपयुक्त में से सभी। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट में से आंसर करिए। ठीक, इसका आंसर होगा मिलिंद पन्हो, जिनको नागसेन के द्वारा पाली भाषा में लिखा गया था। नागसेन के द्वारा पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ठीक, चलते अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमल गुप्त। परिमल गुप्त, परिमल गुप्त। फटाफट से बताइए। आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमल गुप्त, इसमें से आंसर कौन होगा? फटाफट से बताइए। हर्षचरित के बाणभट्ट। बहुत अच्छा। मेरा चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालाल, कारिकल, आदित्य प्रथम, राजा राज प्रथम। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। फटाफट से बताइए, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक, इसका संस्थापक विजयालाल क्या था, जो पल्लवों का सामंती था, जो पल्लवों का सामंती था। ठीक, ठीक, पल्लवों का सामंती था, जो पल्लवों का सामंती था। कोई दिक्कत? चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजयालाल। क्या हो जाएगा? विजयालाल। क्या हो जाएगा? विजयालाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फटाफट से आंसर करिए। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। बहुत अच्छा। चोल में एक अस्थाई सेना का भी व्यवस्था किया हुआ था। ठीक, यहाँ अस्थाई सेना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापारिक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, देखिए अभी बताए थे आपको, यहाँ थोड़ा सा गौर करिएगा। स्थानीय सेना या स्थानीय सरकार। चलते हैं। कह रहा है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। इसका आंसर आपको बता ही चुके हैं, परमार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। आप लोग 7 बजे लाइव आ सकते हैं SKBSE चैनल पर। SKBSE चैनल पर 7 बजे लाइव आ सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक, रिवीजन के लिए
कंपटीशन के एग्जाम के जो भी टॉपिक होगा यहाँ रिवीजन होता है। 1 घंटा आधा घंटा आप समय देके, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगा, फायदा ही फायदा होगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा समय देना होगा। कहता है जब तक आप समय नहीं देते हैं तब तक इतिहास को नहीं बदल सकते हैं, तब जब तक आप समय नहीं देते हैं तब तक इतिहास को नहीं बदल सकते हैं। मेरे दोस्त एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, आज का बिहार का बर्बाद होने का कारण थोड़ा सा हम बताते हैं। मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है, आज का बिहार का बर्बाद होने का कारण। ठीक, सबसे पहले जो हमें न्यायालय तथा प्रेस को जो स्वतंत्रता दिया गया है, प्रेस को जो स्वतंत्रता दिया गया है, न्यायालय और प्रेस को जो स्वतंत्रता दिया गया है, क्या ये न्यायालय और प्रेस सही तरीका से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आजकल आप लोग को पता होगा, न्यायालय तो जहां तक है ठीक कार्य कर रहा है, लेकिन प्रेस क्या कर रहा है? प्रेस क्या कर रहा है? जो प्रेस है उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? क्या वो कभी आज तक बिहार की गरीबी को दिखाया है, या बिहार की छात्र के बारे में बताया है, बिहार के छात्र के बारे में बताया है, बिहार के सड़कों के बारे में बताया है, बिहार के अस्पताल के बारे में बताया है, बिहार की गरीबी के बारे में बताया है, बिहार की जनता के बारे में बताया है, बिहार की कमियां के बारे में बताया है? आखिर क्या कमी है बिहार में? क्या ऐसा कमी है जो बिहार डेवलप नहीं कर रहे हैं? सरकार में क्या कमी है? जनता में क्या कमी है? नहीं, प्रेस ये काम नहीं कर रही है। प्रेस काम क्या कर रही है? प्रेस काम क्या कर रही है? एक नया खबर तो कभी ज्योति मौर्य को चलाता है, ज्योति मौर्य जो है क्या वो एसपी बन गई और उसके साथ फरार हो गई। ठीक, और दूसरा क्या चलाता है, एक जो है हैदर, क्या नाम है, सीमा हैदर अली, इसके बारे में बताता है। यदि प्रेस और न्यायालय अपने काम को सही तरीका से अंजाम नहीं दे पाएंगे, प्रेस और न्यायालय यदि सही तरीका से काम नहीं करेंगे, तो राज्य का क्या, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। हम खुल के कह सकते हैं कि प्रेस अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। आजकल का प्रेस किसी पार्टी से बिके हुए हैं, किसी पार्टी से बिके हुए होते हैं। जब आते हैं या मोदी या योगी या किसी न किसी पार्टी के बारे में, आरजेडी, राहुल गांधी, उसे देश की समस्या के बारे में कुछ पता नहीं है, उसको देश की समस्या के बारे में आगाज नहीं कराते हैं। वो एसी में बैठ के एक ही न्यूज को बार बार दोहराते रहते हैं, एक ही न्यूज को बार बार दोहराते रहते हैं। इसलिए मेरे देश का विकास उसी दिन होगा जिस दिन प्रेस को यह पता चल जाए कि हमें काम क्या करना है, हमें क्या दिखलाना है, क्या नहीं दिखलाना है। ठीक, तो हम अपने चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हम अपने चलते हैं कहां? लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या था उसकी ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बिहार या कोई भी देश क्यों पीछा है, क्योंकि आप और हमारे जैसे अच्छे युवा, पढ़े लिखे युवा, शिक्षित युवा देश में राजनीतिक में आना नहीं चाहते हैं। उसे एक छोटा सा नौकरी चाहिए, या तो वो शिक्षक बन जाए, या ग्रुप डी में लग जाए, या एसएससी में लग जाए। उसे क्या चाहिए? इतना पढ़ लिख के उसे एक नौकरी चाहिए। यदि आप, हम और देश के हजारों लाखों युवा यही सोचेंगे कि हमें नौकरी ही चाहिए, तो ये देश और राज्य ऐसे ही बिखरता जाएगा और आप हम देखते रह जाएंगे। चलते हैं हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे और इसके बारे में और कल भी चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? क्या वो शिखर कहलाते थे, क्या वो गोपुरम या देवालय या मंडप? ठीक, क्या कहलाते थे? आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, तो उसको क्या कहते? दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते थे? तो गोपुरम कहते थे। क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। मेरे दोस्त, हम इतिहास पढ़ाते हैं, हम इतिहास पढ़ाते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं। इतिहास का मतलब ही होता है, इतिहास का मतलब ही होता है अतीत को जानकर वर्तमान को समझ सकते हैं। कहता है अतीत को जानकर ही वर्तमान को समझ सकते हैं। अतीत को जानकर ही वर्तमान को
समझ सकते हैं, अतीत को जानकर ही वर्तमान को समझ सकते हैं, वर्तमान को समझ सकते हैं, वर्तमान को समझ सकते हैं तथा अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, तथा अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसे ही इतिहास कहते हैं, भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इतिहास पढ़ने का मतलब ये नहीं बाबर अकबर मुगल साम्राज्य पढ़ लिए और उसको कॉपी में नोट्स कर लिए, उसका कुछ इस्तेमाल भी करना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में आपको कल एसके बीएसई चैनल पर 7 बजे लाइव। इतिहास का परिभाषा एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। अतीत को जानकर ही वर्तमान को समझ सकते हैं तथा अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।